एपिसोड 61 चंद्रिका और सक्षम की मुलाकात। सृष्टि ने जल्दी से अपना चेहरा धोया और फिर बाथरूम से बाहर आ गई। सम्राट ने फिर से झुककर सृष्टि के माथे को चूम लिया और बाथरूम में चला गया। सृष्टि का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल गया। तभी उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी, जो गेट के पास खड़ा हुआ सृष्टि के मुस्कुराए हुए चेहरे को देख रहा था। अभिमन्यु को ऐसे देखकर सृष्टि शर्मा गई। ए फ्लैट आगे। सृष्टि ने जैसे तैसे अपनी शर्म को कंट्रोल करके अभिमन्यु के पास जाकर पूछा, अंडस्को क्या हुआ भैया, आप यहाँ? कुछ काम था। अभिमन्यु ने बहुत प्यार से सृष्टि की साड़ी के पल्ले को पढ़कर उसे मोड़ने लगा और फिर शर्माने की एक्टिंग करता हुआ बोला, अंडस्को मुझे भी शर्मा रही है भाभी। सृष्टि ने अभिमन्यु को ऐसे मजाक करते हुए तो पहली बार देखा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, अंडस्को बताए ना भैया क्यों आए हैं? कुछ काम था। इस पर अभिमन्यु ने फिर से शर्माते हुए कहा, अंडस्को बताया तो भाभी मुझे बहुत शर्मा रही है बताने में। ये सुनकर तो आप सृष्टि से रुका नहीं गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। सृष्टि को हंसता हुआ देखकर अभिमन्यु को बहुत अच्छा लग रहा था। आज जो कुछ भी सृष्टि ने झेला था, बेशक सृष्टि को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अभिमन्यु ने तो अपनी आंखों से देखा था, जिस वजह से उसे सृष्टि की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। सृष्टि थोड़ा सा हंसने के बाद वह समझ गई कि अभिमन्यु उसे ठीक से जवाब नहीं देगा। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ने खुद ही कहा, अंडस्को भाभी मैं पूछने आया था आपकी तबीयत कैसी है? सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को अब ठीक हूँ भैया। इस पर अभिमन्यु ने सृष्टि की थोड़ी सी खिंचाई करते हुए कहा, अंडस्को हाँ मुझे पता है, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, अब तो ठीक हो ही जाओगी। ये सुनकर सृष्टि फिर से शर्म में डूब गई। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडस्को अच्छा भाभी आप मुझसे नाराज तो नहीं है? सृष्टि ने हैरानी से अभिमन्यु को देखा, जैसे पूछना चाहती हूँ, अंडस्को भला मैं क्यों आपसे नाराज हो जाऊंगी? इस पर अभिमन्यु ने सृष्टि की बातों को समझते हुए कहा, अंडस्को वह मैंने आपको बिना परमिशन गोद में उठाकर। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि सृष्टि ने कहा, अंडस्को नहीं नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। ये सुनकर अभिमन्यु को बहुत अच्छा लग रहा था। अभिमन्यु इस वक्त बहुत गिल्ट में था। इतने में सम्राट भी बाथरूम से निकल कर बाहर आया और अपने बालों को टॉवल से पूछता हुआ बोला, अंडस्को क्या बात है, आज देवर भाभी को बहुत हंसी आ रही है। अभिमन्यु ने सम्राट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को नहीं बस ऐसे ही देवर हूं ना, इसीलिए भाभी के साथ मजाक कर रहा था। चलो तुम दोनों नीचे आ जाओ, दादी खाने पर इंतजार कर रही है। अभिमन्यु चला गया। अभिमन्यु की जाते ही सम्राट ने फिर से अपनी बाहें सृष्टि पर लपेट दी और फिर सृष्टि के थोड़ा सा नजदीक जाकर कहा, अंडस्को आजकल तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। सृष्टि ने अपने हाथ सम्राट के कॉलर पर रखते हुए कहा, अंडस्को ऐसा तो कुछ नहीं है डॉक्टर जी, वह तो अभिमन्यु भैया मुझे हंसा रहे थे तो मैं भी हंसने लगी। सम्राट सृष्टि की बातें सुन रहा था और धीरे धीरे सृष्टि की तरफ झुकने लगा। सम्राट सृष्टि को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेता, उससे पहले ही सृष्टि ने सम्राट को रोकते हुए कहा, अंडस्को डॉक्टर जी चलिए दादी बुला रही है। थोड़ी देर बाद सृष्टि सम्राट नीचे आ गए और सबके साथ डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद अभिमन्यु और युवराज अपने कमरे में चले गए। सृष्टि और सम्राट भी अपने कमरे में आ गए। सृष्टि को लगा शायद आज उसका और सम्राट का रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सम्राट आकर फिर से लैपटॉप में बिजी हो गया और अपना काम करने लगा। सृष्टि कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाने लगी, कभी बालकनी में जाती कभी कमरे में आती है। सम्राट सृष्टि की बेचैनी देख रहा था, लेकिन उसका काम ज्यादा जरूरी था। वह गांव वालों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल खोलना चाहता था। डॉक्टर की टीम तो अरेंज में हो गई थी, लेकिन अभी बहुत सारे असेट्स आने बाकी थे, जिसकी वजह से सम्राट को ज्यादा काम करना पड़ता था। सम्राट ने अभी लैपटॉप में नजर गड़ाई हुई थी। सम्राट ने अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलते हुए कहा, अंडस्को सृष्टि बेचैन होने से क्या होगा, जाकर सो जाओ। सृष्टि ने भी बिना सोचे समझे जवाब दिया, अंडस्को डॉक्टर जी आपके बिना मुझे नींद कहाँ आएगी। ये सुनते ही सम्राट ने एक नज़र सृष्टि को देखा और सृष्टि झेप गई और फिर तेज कदमों से बालकनी की तरफ चली गई। वही सम्राट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु कमरे में खड़ा था। युवराज सो रहा था और अभिमन्यु के सामने अवंतिका खड़ी थी। अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु अवंतिका से नजर चुरा रहा था। अवंतिका ने गुस्से में कहा, अंडस्को राणा साहब आपसे मैंने मना किया था सृष्टि को सम्मोहित मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। उसका नतीजा ये हुआ कि वह चंडालिका इस युग में आ गई। आप जानते भी हैं चंडालिका कितनी खतरनाक है। अभिमन्यु ने नजरें चुराते हुए कहा, अंडस्को मैं तो बस देवराज के बारे में पता लगाना चाहता था, जानना चाहता था कि सृष्टि और देवराज का क्या रिश्ता है। मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस पर अवंतिका चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को बस कीजिए राणा साहब,
जब मैंने आपसे कहा था कि वक्त आने पर मैं आपको हर सवाल का जवाब दे दूंगी, उसके बाद भी आपसे 5 दिन का सब्र नहीं हुआ और आपने ये हरकत कर दी। अभिमन्यु अवंतिका के चिल्लाने से कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। अवंतिका गुस्से में फिर बोली, अंडस्को, कुछ पूछ रही हूँ राणा साहब, जवाब दीजिए वरना। अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, अंडस्को, वरना क्या? अवंतिका ने अपनी तलवार उठाए और अभिमन्यु के ऊपर वार करने लगी। और तभी अचानक अभिमन्यु की आंख खुल गई। उसने खुद को युवराज के पास बेड पर देखा। अभिमन्यु तेज तेज सांस ले रहा था। अभिमन्यु ने अपना चेहरा छूकर खुद से कहा, अंडस्को, मतलब अवंतिका वापस नहीं आए। मैं सपना देख रहा था। हे भगवान, इतना भयानक सपना। अगर वह सच में आकर मुझसे ये सब पूछने लगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं क्या करूं? कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाऊं? वही अवंतिका अभी महादेव की मूर्ति के सामने बैठी थी और उसने भी अपनी आंखें खोलकर महादेव की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, राणा साहब मुझसे इतना डरते तो ये काम ही ना करते। कुछ दिन की बात और है, उसके बाद हवेली जाकर पूछूंगी उनसे कि आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया। मेरी मुसीबतें तो पहले ही ज्यादा है, एक और मुसीबत उन्होंने मेरे लिए खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ सक्षम जंगल में था। आधी रात हो रही थी। पूरे जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। जुगनू की आवाज आ रही थी। आसपास घने पेड़ थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे बड़े बड़े दानव खड़े हो और उन सबके बीच सक्षम अकेला खड़ा था। सक्षम ने अपने एक हाथ से भेड़िए को पकड़ा हुआ था जो मर चुका था। सक्षम ने एक हाथ से उस भेड़िया की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया और बुरी तरह उसका मांस खाने लगा। सक्षम ने पेट भरकर मांस खाया और फिर कुछ हड्डियां उठाकर फेंक दी। सक्षम ने आसपास नजर घुमाकर कहा, अंडस्को, चंडालिका, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, मेरे सामने आओ। लेकिन सक्षम को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। सक्षम की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। सक्षम ने फिर से आसपास नजर घूमकर कहा, अंडस्को, चंडालिका, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आ जाओ। तभी पेड़ पर से एक चुड़ैल जैसी आकृति उल्टे पांव उतरती नजर आई। वह आकृति पेड़ से उल्टी उतर रही थी। वह उतरकर सक्षम के सामने आ गई। सक्षम ने चंडालिका को देखकर कहा, अंडस्को, मेरी बात मानो चंडालिका, फायदा तुम्हें ही होगा, तुम सम्राट को अपने साथ ले जाओ। चंडालिका ने एक भयानक हंसी हंसकर कहा, अंडस्को, मैं सम्राट को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। मैं सम्राट के साथ इसी युग में रहूंगी और तुम जैसा शैतान मुझे आदेश नहीं देगा और न ही मैं तुम्हारा कोई आदेश मानूंगी। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। चंडालिका की बात सुनकर सक्षम ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, इस युग में तो तुम सम्राट के साथ कभी नहीं रह पाओगी। अवंतिका और अभिमन्यु तुम्हें उसके साथ रहने नहीं देंगे। तुम्हारा फायदा इसी में ही है कि तुम सम्राट को मारकर उसकी आत्मा अपने युग में ले जाओ, तभी सम्राट तुम्हारा हो पाएगा। चंडालिका ने भी हंसकर कहा, अंडस्को, अवंतिका मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और अभिमन्यु, वह तो मनुष्य है। अभिमन्यु तो मुझे देखकर खुद डर गया था, भला वह मुझे कैसे रोक सकता है। सक्षम ने चंडालिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, अभिमन्यु को कमजोर मत समझो। मनुष्य होने के बाद भी वह निडर है और सबसे बड़ी बात, उसे उसकी तलवार भी हासिल हो गई। और यह बात तो तुम युगों युगों से जानती हो कि अगर अभिमन्यु के पास उसकी तलवार हो तो कोई भी उस पर पराजय नहीं कर सकता। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम सम्राट को लेकर अपने युग चली जाओ। चंडालिका ने कहा, अंडस्को, मैं सम्राट के साथ इसी युग में रहूंगी। बहुत मुश्किल से इस युग में आए हूँ। अभिमन्यु ने मुझे खुद बुलाया है। अब मैं इस युग से नहीं जाऊंगी। मैं सम्राट की आत्मा के साथ इसी युग में रहूंगी। तब तक रहूंगी जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, मैं डायन योनि से मुक्त नहीं हो जाती। तब तक मैं सम्राट की आत्मा को अपने साथ रखूंगी और उसके बाद सम्राट की आत्मा के साथ एक नया जन्म लूंगी। सक्षम ने फिर से चंडालिका को समझाते हुए कहा, अंडस्को, ऐसा करना तो संभव नहीं। तुम सम्राट को कभी नहीं मार पाओगी, कभी भी नहीं। चंडालिका ने गुस्से में कहा, अंडस्को, सक्षम, तुम्हें शायद मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं बेशक दूसरे युग से आई हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतनी शक्तियाँ हैं, मैं जिसे चाहे उसे मार सकती हूँ। मेरी शक्तियों पर शक मत करना। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारी खुद की शक्तियाँ तुम्हारे पास नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा आंखों से देखकर किसी को जला सकते हो, इसीलिए तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तुम अपनी शक्तियों को पाने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चंडालिका की बात सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया। सक्षम का गुस्सा देखकर चंडालिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चंडालिका ने फिर से सक्षम को नीचा दिखाते हुए कहा, अंडस्को, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ, अगर मैंने सम्राट को मार दिया तो तुम्हारा ही रास्ता साफ होगा। चलो, तुम पर एहसान कर देती हूँ। सम्राट को जल्द ही मार दूंगी, लेकिन उसकी आत्मा दूसरे युग लेकर नहीं जाऊंगी। सक्षम ने भी चंडालिका को घूरते हुए कहा, अंडस्को, मुझ पर एहसान तब करना जब सम्राट को मार दो। मैं जानता हूँ
अभिमन्यु और अवंतिका के होते हुए तुम सम्राट को हाथ भी नहीं लगा सकती, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ समझौता करने में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सक्षम की बात सुनकर चंडालिका को गुस्सा आ गया और वह फिर से पेड़ पर उल्टी चढ़ते हुए बोली, अंडस्को, देख लेना सक्षम, सम्राट को तो मैं जल्द ही मार दूंगी, अवंतिका और अभिमन्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सक्षम चंडालिका को पेड़ पर चढ़ते हुए देख रहा था। सक्षम ने भी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, अवंतिका और अभिमन्यु के होते हुए तुम सम्राट को हाथ भी नहीं लगा सकती। चंडालिका एक भयानक हंसी हंसती रही और उस घने बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गई और फिर चिल्लाकर बोली, अंडस्को, तुम्हें नहीं पता सक्षम, मैं सृष्टि के जरिए इस युग में आई हूँ। सृष्टि ने मेरी काली शक्तियों को झेल लिया है, इसीलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सृष्टि के शरीर में प्रवेश करूंगी और सम्राट को मार दूंगी। क्या सच में चंडालिका का सम्राट को मार पाएगी? आखिर चंडालिका का इस युग में आने का क्या मकसद है? क्या अभिमन्यु का सिर्फ एक सपना था या अवंतिका अभिमन्यु को कोई इशारा कर रही है? एपिसोड 62 अवंतिका का हवेली वापस आना। चंडालिका जा चुकी थी। सक्षम अभी भी उसे इंसान की जगह पर खड़ा हुआ था जो जंगल कम और शमशान घाट ज्यादा लगता था। सक्षम ने मन ही मन खुद से कहा, पागल हो तुम चंडालिका, जो अवंतिका और अभिमन्यु को कमजोर समझ रही हो। इतना कहकर सक्षम थी वहां से चला गया। चंडालिका उसे घने से पेड़ के ऊपर बैठी थी और इस वक्त वह बहुत भयानक लग रही थी। हवेली। अभिमन्यु हवेली के गार्डन में खड़ा हुआ था। आज पूरे 7 दिन पूरे हो गए थे। अवंतिका को आज वापस लौटना था। जहां अभिमन्यु को अवंतिका के लौटने की खुशी थी, वहीं उसे डर भी लग रहा था। पिछले 4 दिन से अभिमन्यु ठीक से सोया नहीं था। उसे हर रात अवंतिका सपने में मिलने आती थी। अभिमन्यु ने यह बात युवराज के साथ भी शेयर नहीं की थी। अभिमन्यु रात को एक बार सृष्टि और सम्राट के कमरे में जाकर सृष्टि को जरूर देखता था। उसे हर वक्त डर सताता था कि कहीं वह आत्मा सृष्टि पर हावी ना हो गई हो। पिछले 4 दिनों से अभिमन्यु ने सृष्टि को नजरों में ही रखा था। पिछले 4 दिनों से अभिमन्यु और युवराज कहीं भी नहीं गए थे। दोनों ही मक्खी की तरह सृष्टि के आसपास ही मंडराते रहते थे। अभिमन्यु पिछले 1 घंटे से हवेली के गार्डन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखें बस अवंतिका को देखने के लिए तरस रही थी। तभी युवराज पीछे से आया और उसने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? इस पर अभिमन्यु ने हैरानी से युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, तू भाभी को अकेला छोड़कर आ गया। युवराज ने कहा, अंडस्को, अरे नहीं, वह दादी के साथ किचन में है। युवराज ने फिर पूछा, अंडस्को, आप बताओ तुम यह क्या कर रहे हो? अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, युवराज, आज अवंतिका को गए हुए पूरे 7 दिन हो गए। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वह 7 दिन बाद हवेली वापस आ जाएगी। बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार अभिमन्यु का इंतजार खत्म हो गया। उसने अवंतिका को हवेली के मेन गेट पर देखा जो अभिमन्यु की तरफ ही आ रही थी। अवंतिका कंटिन्यू अभिमन्यु को ही देख रही थी। वही अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु को यकीन नहीं था कि अवंतिका अपने वादे की इतनी पक्की है कि सही 7 दिन बाद हवेली लौट आएगी। जहां अवंतिका के चेहरे पर अभिमन्यु को देखकर गुस्सा था, वही अभिमन्यु के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट। जैसे जैसे अवंतिका अभिमन्यु की तरफ आ रही थी, युवराज की तो सांसें अटक रही थी। ये बात तो युवराज भी समझ गया था कि अवंतिका कोई आम लड़की नहीं है और उससे चंडालिका के बारे में जरूर मालूम चल गया होगा और अब वह चंडालिका के बारे में युवराज और अभिमन्यु से पूछताछ करेगी और दोनों के पास कोई जवाब नहीं होगा। अभिमन्यु अवंतिका को देखता रहा और अवंतिका अभिमन्यु के बिल्कुल करीब आ गई। अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी और तभी युवराज ने अभिमन्यु की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को, रोमांस का टाइम नहीं है, भाग। अभिमन्यु युवराज की बात सुनकर अवंतिका के ख्यालों से बाहर आया और युवराज और अभिमन्यु दोनों ही भागने लगे। अवंतिका उन दोनों को भागते हुए देख रही थी। अवंतिका ने गुस्से में कहा, अंडस्को, भागकर जाओगे कहाँ? मेरे सवालों का जवाब तो आप दोनों को देना ही होगा। आखिर राणा साहब, आपने कसम खा रखी है कि आप मेरे किसी बात को समझेंगे नहीं। आपसे इतना सब्र नहीं हुआ और आपने सृष्टि को सम्मोहित कर दिया। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही गार्डन की दूसरी तरफ भाग गए थे और अवंतिका उन्हें गुस्से में देख रही थी। अवंतिका ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को, चुपचाप यहाँ आ जाए और मुझे बताए कि आखिर आप दोनों ने ऐसा क्यों किया। अवंतिका को देखकर अभिमन्यु खुश था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास अवंतिका के सवालों के जवाब भी नहीं थे। अवंतिका कंटिन्यू दोनों को आंखें दिखा रही थी। अवंतिका ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया और दोनों ही किसी मासूम बच्चे की तरह चुपचाप जाकर अवंतिका के सामने खड़े हो गए। अवंतिका ने युवराज की तरफ देखा तो युवराज ने अभिमन्यु की शिकायत लगाते हुए कहा, अंडस्को, मैंने तो अभिमन्यु को ये सब करने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो मानता ही नहीं। इसने मुझे कहा कि इस वक्त हवेली में कोई नहीं है और हमें सृष्टि को सम्मोहित कर लेना चाहिए और मैंने इसके कहने पर सृष्टि को हिप्नोटाइज कर दिया।
अवंतिका ने फिर अभिमन्यु की तरफ गुस्से में देखा तो अभिमन्यु ने भी अपनी सफाई देते हुए कहा, अवंतिका तुम तो जानती हो मैं उल्टे सीधे डिसीजन लेता हूँ, लेकिन ये तो समझदार है ना, यह मुझे रोक भी तो सकता था। मैंने इसे कहा कि चलो सृष्टि को हिप्नोटाइज करते हैं और ये तो मेरे एक बार के कहने से ही मान गया। अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु की तरफ बढ़ने लगी और अभिमन्यु डरता हुआ पीछे हटने लगा। अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी और अभिमन्यु पीछे हटता हटता पेड़ से जा लगा। जैसे ही अभिमन्यु पेड़ से लगा उस पेड़ पर मोगरे के फूल थे जो हल्के से झड़ने लगे। अभिमन्यु और अवंतिका उस पेड़ के नीचे खड़े थे और वह सफेद फूलों दोनों पर झड़ रहे थे। वह माहौल काफी रोमांटिक हो गया था। अभिमन्यु कंटिन्यू अवंतिका को ही देख रहा था और अचानक ही अभिमन्यु ने अवंतिका को देखकर आंख मार दी। अवंतिका की आंखें हैरानी से फैल गई। अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु से दूर चली गई और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अभिमन्यु धीरे से अवंतिका के पास गया लेकिन अवंतिका को कुछ कहने की हिम्मत अभिमन्यु में नहीं थी। तभी युवराज भी अभिमन्यु के पास आया और उसने अभिमन्यु को कोहनी मारते हुए इशारों में कहा, बात कर। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही अवंतिका पलट कर गुस्से में बोली, राणा साहब आप जानते भी हैं आपने किसे न्योता दिया है। अभिमन्यु और युवराज दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। अवंतिका ने दांत पीसते हुए बोली, वह एक चुड़ैल है, वह इस युग की भी नहीं है। आप दोनों ने उसे सृष्टि के पूर्व जन्म से बुलाया है। वह सृष्टि के जरिए इस जन्म में आ गई और अब वो लाशों पर तांडव करेगी। अगर उसे वक्त रहते रोक नहीं गया तो इस हवेली को वह शमशान बना देगी। राणा साहब आपको अंदाजा भी नहीं है आपने किसे बुला लिया। वह इस जन्म में आने के लिए बेचैन थी और आपने एक झटके में ही उसकी बेचैनी खत्म कर दी। आप शायद जानते नहीं है चंडालिका की आत्मा को झेलना कोई आसान काम नहीं है। सृष्टि बहुत मजबूत है जो उसकी आत्मा को अपने शरीर में झेल गई। अगर कोई और होता तो उसी वक्त दम तोड़ देता। चंडालिका जानती थी कि वह इस जन्म में सृष्टि के द्वारा ही आ सकती है और इसीलिए उसने सृष्टि का शरीर ही चुना। अवंतिका ने एक बार फिर अपने गुस्से को बढ़ावा देते हुए अभिमन्यु की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, और आपकी वजह से वह इस युग में आ भी गई। हम पहले से ही मुसीबत में घिरे हुए हैं और आपने एक और मुसीबत को न्योता दे दिया। अभिमन्यु तो कुछ नहीं बोला लेकिन युवराज ने कहा, हाँ अवंतिका तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहले से ही सक्षम, उसके बाद देवराज और अब ये चंडालिका। युवराज ने फिर अभिमन्यु को देखकर कहा, और तूने कहा था हवेली में एक आत्मा है, यानी हो गए टोटल 4, मतलब एक तरफ 4 और एक तरफ 2। अभिमन्यु ने हैरानी से युवराज को देखकर कहा, 2 नहीं 3। युवराज ने अभिमन्यु की बात को समझते हुए कहा, 3 नहीं 2, तुम और अवंतिका। मैं तुम्हारी टीम में नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। अभिमन्यु ने कहा, यार तू डर गया। इस पर युवराज ने कहा, तेरी तो अवंतिका से सेटिंग हो जाएगी, मुझे देख मैं तो कुंवारा ही बलि चढ़ जाऊंगा। युवराज की बात सुनकर अभिमन्यु ने एक शरारत भरी मुस्कान से अवंतिका को देखा लेकिन अवंतिका अभी भी अभिमन्यु को गुस्से में देख रही थी। अभिमन्यु धीरे से अवंतिक से पूछा, अच्छा तो वो वापस कैसे जाएगी। अवंतिका ने गुस्से में कहा, उसी से पूछ लेते हैं कि चंडालिका जी आप वापस कैसे जाएंगी। अभिमन्यु ने किसी मासूम से बच्चे की तरफ रिएक्ट करते हुए धीरे से कहा, वो तो तुमसे भी ज्यादा गुस्सा करती है। अवंतिका ने भी गुस्से में कहा, राणा साहब आप समझ नहीं रहे, वह गुस्सा नहीं करती, आग उगलती है, चलती फिरती ज्वालामुखी है वह। उसके क्रोध को कम मत आंकना, पल झपकते ही किसी के प्राण खींच सकती है। अवंतिका की बात सुनकर अभिमन्यु को वह सब याद आ गया जब चंडालिका ने उसका गला पकड़ लिया था। अभिमन्यु भी समझ रहा था कि वह कोई आम आत्मा नहीं है बल्कि बहुत शक्तिशाली है। अवंतिका ने फिर कहा, हमें उसे वापस भेजने का मार्ग खोजना होगा, उसे वापस भेजना ही होगा। अगर वह इस युग में रही तो सबको मौत की घाट उतार देगी लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अभिमन्यु ने हिम्मत करते हुए फिर पूछा, अवंतिका तुम्हें तो पता होगा कि वह इस युग में क्यों आई है और इस युग में आने के लिए इतना क्यों बेचैन थी। अवंतिका ने फिर से गुस्से में अभिमन्यु को देखा और बोली, हाँ पता है। तो कुछ नहीं, मैं बस कंफर्म कर रहा था कि तुम्हें पता है कि नहीं। अभिमन्यु धीरे से बोला। अभिमन्यु समझ गया था कि अवंतिका उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। आखिर अभिमन्यु ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तभी सृष्टि गार्डन में आई। सृष्टि को देखकर अवंतिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अवंतिका को देखकर सृष्टि भी मुस्कुराने लगी। सृष्टि सबके लिए चाय लेकर आई थी। सृष्टि ने टेबल पर चाय रखते हुए कहा, आप सब आ जाइए, चाय पी लीजिए। युवराज और अभिमन्यु गार्डन में पड़ी हुई कुर्सियों पर जाकर बैठ गए और चाय की चुस्कियां लेने लगे। अवंतिका उनके पास नहीं आई। वह खड़ी हुई सृष्टि को देख रही थी, या कह सकते हैं उसे सृष्टि की चिंता हो रही थी। तभी सृष्टि अवंतिका के पास आकर बोली, आप कब आए अवंतिका जी।
अवंतिका ने जवाब देते हुए कहा, बस आज ही आई हूँ। सृष्टि ने अवंतिका की कलाई पकड़कर उसे कुर्सियों के पास ले जाते हुए कहा, तो चलिए ना हमारे साथ बैठकर चाय पीजिए। अवंतिका सृष्टि की बात को इनकार न कर पाई और जाकर चुपचाप अभिमन्यु के पास पड़ी हुई चेयर पर बैठ गई। अवंतिका ने चाय का कप उठा लिया, लेकिन उसे पिया नहीं। सब बात करने लगे। धीरे धीरे अभिमन्यु, युवराज और अवंतिका के दिमाग में जो तनाव था वह बात करने से कम हो गया। तभी सम्राट की गाड़ी आकर हवेली के गार्डन में रुकी और सम्राट गाड़ी से बाहर आया। सम्राट को देखकर सृष्टि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह खुशी किसी से छुपी हुई नहीं थी। सृष्टि तेजी से चलकर सम्राट के पास गई और अचानक ही सम्राट ने सृष्टि को गले लगा लिया। सृष्टि की दिल की धड़कनें भागने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सृष्टि ने धीरे से कहा, क्या हुआ डॉक्टर जी? सम्राट सृष्टि से थोड़ा सा दूर हुआ और उसने सृष्टि को थोड़ा सा उठाकर गार्डन में ही घुमा दिया। सम्राट ने खुश होते हुए कहा, सृष्टि, मेरा हॉस्पिटल शुरू हो गया। कल मेरे हॉस्पिटल की ओपनिंग है और मैं चाहता हूँ यह ओपनिंग तुम्हारे हाथों से हो। सम्राट को खुश देखकर सृष्टि भी खुश थी। उसने खुश होते हुए कहा, डॉक्टर जी, पहले मुझे नीचे तो उतारिए। सम्राट ने सृष्टि को नीचे उतार दिया। सम्राट थोड़ा सा सृष्टि की तरह झुकने लगा तो सृष्टि ने सम्राट के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं डॉक्टर जी? यहाँ सब है। सृष्टि की बात सुनकर सम्राट ने गार्डन में नजर घुमाई तो वहां सब बैठे हुए उन दोनों को ही देख रहे थे और तीनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी। क्या अवंतिका, अभिमन्यु मिलकर चंडालिका को वापस भेज पाएंगे? क्या हॉस्पिटल का उद्घाटन बिना किसी अड़चन के संपूर्ण हो पाएगा? क्या पने गुस्से के चलते अवंतिका अभिमन्यु को उसके सवालों के जवाब देगी? एपिसोड 63, चंडलिका का हवेली आना। सम्राट ने सृष्टि को नीचे उतार दिया। सम्राट थोड़ा सा सृष्टि की तरह झुकने लगा तो सृष्टि ने सम्राट के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं डॉक्टर जी? यहाँ सब है। सृष्टि की बात सुनकर सम्राट ने गार्डन में नजर घुमाई तो वहां सब बैठे हुए उन दोनों को ही देख रहे थे और तीनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट। अब आगे। सम्राट ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और सबके पास आ गया। अभिमन्यु ने सम्राट की खिंचाई करते हुए कहा, क्या बात है, आज तो जनाब कुछ ज्यादा ही खुश हैं। और इतने खुश हैं कि अपनी बीवी को उठाकर घुमा दिया। सम्राट ने हंसते हुए कहा, तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, तू भी अवंतिका को उठाकर घुमा दे। ये कहकर सम्राट अपनी टाई का नोट खोलते हुए वहां से जाने लगा, जबकि सब हैरानी से सम्राट को देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि सम्राट ऐसी बातें भी कर सकता है। सब कहीं ना कहीं अवंतिका की तरफ देखकर दबी हंसी हंस रहे थे और तभी अवंतिका ने थोड़ा सा चिल्लाकर कहा, राणा साहब, आंखों देखी बात हमेशा सच नहीं होती। सम्राट ने भी पलटकर अवंतिका को नहीं देखा और अंदर जाता हुआ बोला, सम्राट बिना छानबीन कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता और न ही हवा में किसी बात का विश्वास करता है। अभिमन्यु की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखाई देता है। इतना कहकर सम्राट हवेली के अंदर चला गया और वही अभिमन्यु एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अवंतिका को देखता रहा। लेकिन अवंतिका के चेहरे पर अब भी गुस्सा था, क्योंकि वह जानती थी अभिमन्यु और उसका कोई भविष्य नहीं है। अवंतिका ने एक नज़र गुस्से में तीनों को देखा और फिर हवेली के अंदर जाने लगी। तभी सृष्टि ने अभिमन्यु की तरफ देखकर धीरे से पूछा, यह आपसे इतना गुस्सा क्यों रहती है? इस पर अभिमन्यु थोड़ा जोर से बोला ताकि अवंतिका भी सुन ले, भाभी, वह क्या है ना, हर कोई आपके जितना प्यारा और मासूम नहीं होता, कोई खतरनाक भी होता है। अवंतिका के कानों में जब अभिमन्यु की यह बात पड़ी तो ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रात के वक्त सृष्टि किचन में खाना बना रही थी और तभी अवंतिका किचन में आई। अवंतिका ने कहा, लाओ सृष्टि, मैं तुम्हारे मदद कर देती हूँ। सृष्टि ने भी मुस्कुराकर चावल की थाली अवंतिका की तरफ बढ़ा दी। अवंतिका ने सृष्टि से पूछा, अच्छा सृष्टि, राणा साहब तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो तुम इस घर को वारिस कब दे रही हो? अवंतिका की बात सुनकर सृष्टि हैरानी से अवंतिका को देखने लगी। अवंतिका ने यह बात जानबूझकर कही थी, वह बस सृष्टि के मुंह से सुनना चाहती थी कि उसके और सम्राट के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अवंतिका ने जब सृष्टि को हैरानी से देखा तो बातों को पलटते हुए कहा, शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया, बस मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। समझती हूँ आजकल के युगल शादीशुदा जिंदगी में इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहते। राणा साहब तो डॉक्टर है, वह तो तुम्हारे साथ जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। अवंतिका सब कुछ जानती थी लेकिन सृष्टि के मुंह से कुछ सुनना चाहती थी। अवंतिका ने सृष्टि का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर फिर कहा, सृष्टि, मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगती हूँ। इस पर सृष्टि ने कहा, नहीं, आप माफी मत मांगिए, बात वह नहीं है। तो क्या बात है? सृष्टि ने बात को बढ़ावा देते हुए कहा।
सृष्टि नजर झुकाकर बोली, अंडरस्को वह क्या है ना, आप तो जानते ही हैं डॉक्टर जी कितना व्यस्त रहते हैं, और अब तो उनका अस्पताल भी खुल गया है। अब तो वह और ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। अवंतिका ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। सृष्टि ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को वह मेरे और डॉक्टर जी के बीच में संबंध नहीं है। अवंतिका ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को कैसी बातें कर रही हो, बाहर सब ने देखा राणा साहब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है, और तुम कहती हो कि तुम्हारे और राणा साहब के बीच संबंध नहीं है, मुझे तो यकीन नहीं आता। सृष्टि ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को नहीं अवंतिका, मैं सच कहती हूँ, लेकिन आप ये बात किसी को बताना मत, वह सच में बहुत व्यस्त रहते हैं। अवंतिका ने सृष्टि को आश्वासन देते हुए कहा, अंडरस्को सृष्टि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं कि राणा साहब ही अपने प्यार की शुरुआत करें, तुम भी तो कर सकती हो। सृष्टि ने नजर झुकाते हुए कहा, अंडरस्को अवंतिका भला मैं कैसे, मुझसे नहीं होगा। इस पर अवंतिका ने कहा, अंडरस्को क्यों नहीं होगा, क्या तुम राणा साहब से प्यार नहीं करती? सृष्टि ने हमें गर्दन हिला दी। अवंतिका बोली, अंडरस्को तो अपने प्यार का इजहार करने में समस्या ही क्या है? अगर तुम राणा साहब को अपने प्यार का एहसास कराओगी तो तुम दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। सृष्टि तुम दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा प्यार और ज्यादा गहरा होगा, और जब प्यार गहरा होता है तो धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। प्यार इतना मजबूत हो जाता है कि उसके पास आने वाली हर एक समस्या उससे टकराकर खुद ही चूर चूर हो जाती है। मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, फिर भी इतना कहूंगी कि तुम्हें अपनी और राणा साहब के बीच की दूरी खत्म कर देनी चाहिए। समझती हूँ राणा साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन वह कहते हैं ना, गृहस्थी अपनी जगह है और व्यवसाय अपनी जगह। अगर वह तुम्हारे करीब आने की शुरुआत नहीं करते तो तुम उनके करीब जाने की शुरुआत करो, वह तुम्हारी बेचैनी जरूर समझेंगे। सृष्टि बहुत ध्यान से अवंतिका की बातें सुन रही थी और उसे समझने की कोशिश भी कर रही थी। सृष्टि को भी कहीं ना कहीं अवंतिका की बात सही लग रही थी। सृष्टि अवंतिका को कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को क्या बात है, प्यार के बारे में लेक्चर भी कौन दे रहा है जिसे खुद प्यार का क ख ग नहीं आता? अभिमन्यु को वहां देखकर सृष्टि शर्मा गई, जबकि अवंतिका के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अवंतिका इस वक्त सृष्टि को समझाने आई थी, वह सृष्टि को पूरी तरह समझ पाती उससे पहले ही अभिमन्यु बीच में आ गया। अवंतिका ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को राणा साहब दो लड़कियों की बातें सुनते हुए शर्म नहीं आती? अभिमन्यु ने भी हंसकर कहा, अंडरस्को और तुम्हें दो शादीशुदा कपल के बीच में टांग अड़ाते हुए शर्म नहीं आती? अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु के करीब गई और अपनी उंगली दिखाती हुई बोली, अंडरस्को मैं सृष्टि को कोई गलत सलाह देने नहीं आई, बल्कि उसे समझाने आई थी कि उसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर अवंतिका की उंगली में अपनी उंगली फंसा दी और बोला, अंडरस्को इसे टांग अड़ाना ही कहते हैं, उनका रिश्ता जब उनका मन करेगा वह बढ़ा लेंगे, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है? अवंतिका ने गुस्से में कहा, अंडरस्को क्यों तुम्हें चाचू नहीं बनना? अभिमन्यु फिर से मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को पहले मैं पति बनना चाहता हूँ। अवंतिका ने अपनी उंगली अभिमन्यु से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने अवंतिका की उंगली को कसकर पकड़ हुआ था। अवंतिका हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को राणा साहब उंगली छोड़िए। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को कहावत सुनी है, उंगली क्या पकड़ाए पूरा हाथ पकड़ लिया, मैं भी पूरा हाथ पकड़ने के चक्कर में हूँ। अवंतिका ने झटके से अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से छुड़ाया और गुस्से में वहां से चली गई। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभिमन्यु ने सृष्टि को देखकर कहा, अंडरस्को भाभी आप क्यों इतना हंस रही है? सही तो कह रही है वह, मुझे जल्दी से चाचू बना दीजिए। सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही उसने किचन में सम्राट को आते हुए देखा। सृष्टि जल्दी से अपना काम करने लगी। सम्राट आया, उसने फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और वहां से जाने लगा। फिर कुछ सोचकर अभिमन्यु को देखकर बोला, अंडरस्को टाइम आने पर तुझे चाचू भी बना देंगे। सम्राट अपने कमरे में चला गया। सृष्टि ने तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया क्योंकि उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। वही अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह भी अपने बालों में हाथ मारकर चला गया। अवंतिका जो कि अपने कमरे के बाहर खड़ी होकर नीचे देख रही थी, उसके चेहरे पर भी एक सुकून की मुस्कुराहट थी। अगली सुबह सृष्टि मिरर में देखकर रेडी हो रही थी। सृष्टि का पूरा ध्यान चूड़ी पहनने पर था। उसके बिल्कुल पीछे चंडालिका खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें काली थी, हाथों में लंबे लंबे नाखून थे। वह सामने मिरर में देख रही थी, जबकि सृष्टि का पूरा ध्यान अपने हाथों की कलाई पर था। सृष्टि ने चूड़ियां पहनकर जैसे ही मिरर में देखा, चंडालिका गायब हो गई। सृष्टि ने सिंदूर उठाया और अपनी मांग में भर लिया और चंडालिका की एक साइड की दीवार पर चिपकी हुई थी। सृष्टि को वैसे देखकर आंखों से आग उगल रही थी। सृष्टि ने क्रीम कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, लाल रंग की चूड़ियां, माथे पर लाल रंग की बिंदी, बालों का जुड़ा बनाया हुआ था।
और मांग में लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था। सृष्टि आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि आज बहुत दिल से तैयार हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अवंतिका की बातें सही लग रही थी। वही दीवार पर उल्टी लटकी चंडालिका ये सब देख रही थी। उसे इस वक्त सृष्टि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और सृष्टि की गर्दन तक ले आई। चंद्रालिका का हाथ उसकी शक्तियों की वजह से लंबा हो गया, जो आराम से सृष्टि की गर्दन तक पहुंच गया, और तभी उस कमरे का गेट खुला। चंद्रिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गेट पर सम्राट खड़ा था। चंद्रालिका ने सम्राट को देखा तो देखती ही रही। वही सम्राट की नज़र सृष्टि पर टिकी हुई थी। सृष्टि सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सम्राट धीरे धीरे सृष्टि के करीब आ गया। सृष्टि की नजरें भी झुक गई। सम्राट ने अपने दोनों हाथ सृष्टि की कमर पर लपेटकर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अंडरस्कोप सृष्टि, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सृष्टि ने नजर उठाकर सम्राट को नहीं देखा। सम्राट ने झुककर सृष्टि की गर्दन पर किस कर लिया। सृष्टि ने कसकर आंखें बंद कर ली। उसके हाथ सम्राट के कॉलर पर कस गए। सम्राट के होठ लगातार सृष्टि की गर्दन पर हरकत कर रहे थे, और यह सब देखकर चंडालिका का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसके बाल और ज्यादा हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें और ज्यादा बड़ी हो रही थी। सम्राट की पकड़ भी सृष्टि पर कसती जा रही थी। सृष्टि भी सम्राट के प्यार में खोसी गई थी। सम्राट के होंठ धीरे धीरे गर्दन से होकर सृष्टि के गाल पर आ गए। सम्राट ने सृष्टि की आंखों पर अपने होंठ रख दिए और सृष्टि की आंखों से खुशी का एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क आया। सम्राट ने अपने होठों को उसके आंसुओं पर रख दिया। सम्राट ने अपना माथा सृष्टि के माथे पर लगाकर बहुत धीमी सेडिक्टिव आवाज में कहा, अंडरस्कोप क्या हुआ सृष्टि? मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता। सम्राट के ऐसा बोलने से सृष्टि की बॉडी में तो जैसे सिहरन सी दौड़ गई। सृष्टि ने झटके से सम्राट को गले लगा लिया और नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप ऐसी बात नहीं है डॉक्टर जी। सम्राट ने सृष्टि के बालों को सहलाते हुए सृष्टि को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अंडरस्कोप सृष्टि, मैं तुम्हें यहाँ बुलाने आया था और तुम्हारी ही खूबसूरती में खो गया। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मुझे लगता है अब हमें अभिमन्यु को चाचा बन ही देना चाहिए। सम्राट के ऐसा बोलने से सृष्टि तो शर्मा कर सम्राट के सीने में समा रही थी। सम्राट ने धीरे से सृष्टि का चेहरा ऊपर उठाया और उसके होठों की तरफ झुकने लगा, और तभी उनके कमरे का गेट नोक हुआ। दोनों ही झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। सम्राट और सृष्टि की नज़र गेट पर गई तो वहां अभिमन्यु हाथ बंधे खड़ा था। सृष्टि तो शर्मा कर सम्राट के पीछे खड़ी हो गई और उसने अपना माथा सम्राट की कमर पर रख दिया। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप तू तो भाभी को बुलाने आया था, लेकिन लगता है उद्घाटन तुम दोनों के बिना ही करना पड़ेगा। क्या करेगी चांडालिका? क्या बिना किसी अड़चन के उद्घाटन हो जाएगा? क्या सम्राट और सृष्टि कभी करीब आ पाएंगे? एपिसोड 64 उद्घाटन। अवंतिका की चंद्रिका को चेतावनी। सृष्टि तो शर्मा कर सम्राट के पीछे खड़ी हो गई और उसने अपना माथा सम्राट की कमर पर रख दिया। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप तू तो भाभी को बुलाने आया था, लेकिन लगता है उद्घाटन तुम दोनों के बिना ही करना पड़ेगा। अब आगे। अभिमन्यु की बात सुनकर सृष्टि और सम्राट दोनों ही शर्मा गए। सम्राट ने अपने बालों में हाथ मार कर कहा, अंडरस्कोप नहीं नहीं, बस हम आ ही रहे थे। अभिमन्यु ने और ज्यादा चिढ़ते हुए कहा, अंडरस्कोप हाँ वो दिख ही रहा था। अगर मैं नहीं आता तो शायद आज ही मेरे चाचू बनने की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती। अब तो सृष्टि ने शर्म के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली और सम्राट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सम्राट थोड़ा सा आगे गया और उसने अभिमन्यु को पलटकर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडरस्कोप तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, अब चल। फिर सम्राट ने पीछे पलटकर सृष्टि को देखकर कहा, अंडरस्कोप चलो सृष्टि तुम भी आ जाओ। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और सम्राट के पीछे पीछे चली गई। तीनों ही हंसते मुस्कुराते हुए उसे कमरे से निकल गए और चंडालिका उन तीनों को जाते हुए देख रही थी। चंडालिका के चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को आंखों से ही देखकर भस्म कर देगी। अवंतिका ने कमरे में नजर घुमाई, लेकिन उसे कमरे में कुछ नजर नहीं आया। अवंतिका के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अवंतिका ने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोली और उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला दहकने लगी। अवंतिका ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अंडरस्कोप मैं जानती हूँ चंडालिका तुम यही कही हो, तो बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ। लेकिन अवंतिका के सामने चंडालिका नहीं आए। अवंतिका ने फिर से अपने गुस्से भरी आवाज में कहा, अंडरस्कोप मैं जानती हूँ तुम इस युग में आ गई हो, तो मुझसे छुपने का कोई फायदा नहीं, तो बिना मेरे साथ आंख मिचोली खेल मेरे सामने आ जाओ। लेकिन चंडालिका तब भी अवंतिका के सामने नहीं आई। अवंतिका ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा, अंडरस्कोप चंडालिका तुम अच्छे से जानती हो कि तुम मुझसे छुप नहीं सकती, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने आ जाओ।
तभी चंडालिका एक ऐसी हंसी हंसने लगी जो बहुत डरावनी थी, जिसे अगर आम मनुष्य सुन ले तो डर के मारे वहां से भाग जाए। लेकिन अवंतिका ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, चंडालिका, तुम्हारे ऐसे करने से मनुष्य डरते हैं, मैं नहीं। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, बस तुम बुराई के साथ खड़ी हो और मैं अच्छाई के साथ, और इसी अच्छाई को साक्षी मानकर कहती हूँ, अगर तुमने सृष्टि और सम्राट की जिंदगी में उत्पात मचाने की कोशिश की तो तुम्हें इस युग में आने का पछतावा होगा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देती हूँ, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। सम्राट ना तब तुम्हारा था और ना ही इस जन्म में तुम्हारा होगा। बेहतर होगा अपनी आधी अधूरी इच्छाएं लेकर इस युग से चली जाओ। अवंतिका कमरे को देखकर बोल रही थी और चंडालिका बिल्कुल अवंतिका के पीछे खड़ी थी। उसके बाल अब भी हवा में लहरा रहे थे, उसके बड़े बड़े नाखून जो उसे और ज्यादा भयानक बना रहे थे, उसकी आंखें जो आम आंखों से बड़ी थी, उसकी आंखों में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। चंडालिका बहुत गुस्से में अवंतिका की कमर को देख रही थी और तभी अवंतिका को किसी ने आवाज लगाई, अवंतिका, अवंतिका, चलो सब जा रहे हैं। आवाज सुनकर अवंतिका पलटी और चंडालिका गायब हो गई। अवंतिका ने भी आवाज लगाकर कहा, राणा साहब आ रही हूँ। अवंतिका ने एक बार फिर कमरे में नजर घुमाई और गुस्से में वहां से चली गई। चंडालिका भी उस कमरे में अपना रूप लेकर आ गई और फिर अवंतिका को जाते हुए देखने लगी। अवंतिका जब तक चली नहीं गई उसकी नजर अवंतिका पर टिकी रही और फिर चंडालिका भी धुएं में गायब हो गई। वही अवंतिका जब नीचे गई तो अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ देखा, लेकिन अवंतिका के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। अभिमन्यु ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आए हो? अवंतिका ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके कहा, चंडालिका से बातें कर रही थी, बातों बातों में वक्त कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। इतना कहकर अवंतिका गाड़ी में बैठ गई और अभिमन्यु सुन्न होकर खड़ा रहा। तभी युवराज ने अभिमन्यु के कमर पर हाथ मारकर कहा, क्या हुआ? इस पर अभिमन्यु ने कहा, अवंतिका चंडालिका से मिलकर आए हैं। ये सुनते ही युवराज की तो जैसे सिटी पट्टी ही गुम हो गई। युवराज ने जैसे तैसे अभिमन्यु से पूछा, यार तू सच कह रहा है? इस पर अभिमन्यु ने कहा, हाँ, अवंतिका ने कहा था कि वह कभी झूठ नहीं बोलती। हो ना हो अवंतिका और चंडालिका की मुलाकात हो चुकी है, पता नहीं अब क्या होगा। सम्राट का हॉस्पिटल। रणधीर सिंह राणा ने अपने पुराने घर को अस्पताल में तब्दील करवा दिया था और उसी में सम्राट ने अपना हॉस्पिटल का सारा सामान मंगवा लिया था। डॉक्टर की एक टीम भी अरेंज हो गई थी। सम्राट अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन सृष्टि के हाथों से करवाना चाहता था और यह बात उसने अपने दादा दादी से भी कह दी थी। दादा दादी ने भी सम्राट को परमिशन दे दी थी। सृष्टि एक लाल रंग के रिबन के सामने खड़ी थी और पूरी राणा फैमिली के लोग सृष्टि के आसपास ही खड़े थे। सृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे आज जा ही नहीं रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वह इतने बड़े खानदान की बहू बन जाएगी और उसे इतना सम्मान भी मिलेगा। वह तो यह शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सम्राट के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली। सम्राट ने कहा, सृष्टि सोच क्या रही हो? कैंची उठाओ, रिबन काट दो। सृष्टि ने सम्राट की तरफ देखा जैसे कहना चाहती हो, आप ही कटवा दीजिए। सम्राट ने कैंची उठाई और सृष्टि के हाथ में रखी और फिर सम्राट सृष्टि दोनों ने मिलकर उसे रिबन को काटा। सब ने क्लैपिंग कर दी। सम्राट और सृष्टि दोनों ने मिलकर अस्पताल के मेन गेट को झुककर छू लिया, क्योंकि दोनों ही जानते थे वह हॉस्पिटल सम्राट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों ही उसे अस्पताल को सम्मान दे रहे थे। रत्नावती ने सम्राट और सृष्टि दोनों को देखकर रणधीर सिंह जी से कहा, सम्राट के दादाजी, इस लड़की में कुछ तो है कि हमारा सम्राट बदल रहा है। रणधीर जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, हाँ रत्नावती, तभी तो हमने अपने सम्राट के लिए इस लड़की को चुना है, और अगर ये लड़की ऐसे ही अपनी अच्छाइयों के रास्ते चलती रही तो पूरी तरीके से हमारे सम्राट को बंजारन से बचा लेगी और हम सुकून से मर सकेंगे। धीरे धीरे सब हॉस्पिटल के अंदर आ गए। पिछली बार जब सृष्टि हॉस्पिटल आई थी तब हॉस्पिटल में सफाई चल रही थी और तभी वह अलमारी वाला एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज तो उस अस्पताल के नज़ारे ही बदले हुए थे। वह सच में एक अस्पताल लग रहा था। उसे सम्राट ने बहुत अच्छे से मॉडिफाई करवा दिया था। थोड़ी देर बाद सृष्टि और सम्राट हवन कुंड के सामने बैठे थे। वह एक छोटी सी पूजा थी जिसे दोनों पूरे मन से कर रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने आरती की थाली सृष्टि के हाथों में रखते हुए कहा, जाओ बेटी, पूरे अस्पताल में इस आरती का धुआं फैला दो। सृष्टि ने आरती की थाली ले ली और उसे लेकर अस्पताल के एक कमरे में चली गई। वही अवंतिका, युवराज और अभिमन्यु अस्पताल के गार्डन में खड़े हुए बातें कर रहे थे, या कह सकते हैं कि अवंतिका युवराज और अभिमन्यु को गुस्से में घूर रही थी। अभिमन्यु ने फिर से हिम्मत करते हुए पूछा, अवंतिका, जो हो गया सो हो गया, बार बार गुस्सा करने से क्या होगा? हमें उसे वापस भेजना पड़ेगा और मैं जानता हूँ तुम ही उसे वापस भेज सकती हो। अवंतिका गुस्से में कुछ नहीं बोली।
क्योंकि अवंतिका जानती थी चंडालिका को वापस भेजना आसान नहीं है। युवराज ने अवंतिका की चुप्पी पर फिर से कहा, अवंतिका तुम ही बता दो वो वापस कैसे जाएगी। अवंतिका ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, जैसे आई थी वैसे ही वापस जाएगी। अभिमन्यु और युवराज दोनों की आंखें फैल गई। अभिमन्यु ने कहा, आई तो सृष्टि के शरीर से थी। इस पर अवंतिका ने दांत पीसते हुए कहा, और जाएगी भी वैसे ही। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है, अभिमन्यु ने कहा। अवंतिका बोली, तभी तो राणा साहब मुझे आप पर गुस्सा आता है क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक ऐसी आफत को बुला लिया जिसका वापस जाना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि को गए हुए आधा घंटा हो गया था, लेकिन सृष्टि अभी तक सम्राट के पास वापस नहीं आए। रणधीर सिंह राणा जी को अब चिंता होने लगी। उन्होंने सम्राट को देखकर कहा, सम्राट हॉस्पिटल इतना बड़ा तो नहीं है कि सृष्टि अभी तक नहीं आए, जाओ देखकर आओ कहाँ पर है वह। सम्राट ने कहा, दादाजी वह बच्ची नहीं है, आ जाएगी। दादाजी कुछ बोलते हैं उससे पहले ही दादी ने कहा, सम्राट तुम्हारे दादाजी जो कह रहे हैं वह सुन लिया करो, उनकी कही हुई बात पर सवाल खड़े मत किया करो, जाओ देखकर आओ सृष्टि कहाँ रह गई। सम्राट ने कहा, अच्छा दादी जाता हूँ, लेकिन आप भी कमाल हो, दादू को कुछ भी कहो आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा साथ खड़ी रहती हो। इस पर दादी ने कहा, सम्राट बातें मत बनाओ, जाओ देखकर आओ वह बच्ची कहाँ रह गई। सम्राट ने हॉस्पिटल में सृष्टि को ढूंढना शुरू किया, लेकिन सम्राट को सृष्टि कहीं नहीं मिल रही थी। सम्राट ने धीरे धीरे सृष्टि को आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन पलटकर कोई आवाज नहीं आई। 20 मिनट सृष्टि को ढूंढने के बाद सम्राट को भी अब घबराहट होने लगी। सम्राट ने ऑलमोस्ट सारा हॉस्पिटल देख लिया, लेकिन सृष्टि उसे कहीं नहीं मिली। आखिर में सम्राट अस्पताल के एक कमरे में गया जो स्टोर रूम जैसा था। उसे कमरे में सारा टूटा हुआ सामान रखा हुआ था। अस्पताल की सफाई करते वक्त जो भी एक्स्ट्रा सामान था उसे अस्पताल के उसे कमरे में रख दिया था। सम्राट ने देखा सृष्टि वहीं खड़ी थी। सम्राट सृष्टि की कमर देख रहा था। सृष्टि को वहां देखकर सम्राट की जान में जान आ गई। सम्राट ने दरवाजे पर खड़े होकर ही कहा, मैंने तुम्हें पूरे अस्पताल में ढूंढ लिया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली और तुम यहाँ खड़ी हो। चलो दादा दादी बुला रहे हैं, उन्हें भी तुम्हारी टेंशन हो गई। लेकिन सृष्टि जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। वह चुपचाप बिना हिले खड़ी थी, जैसे उसने सम्राट की आवाज को सुना ही नहीं। सम्राट ने फिर से कहा, सृष्टि तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो, और वैसे भी तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? ये कमरा तो स्टोर रूम है। सृष्टि ने अब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। सम्राट अब भी सृष्टि को ही देख रहा था। सम्राट को अब शरारत सूझ गई और वह धीरे धीरे सृष्टि के करीब चला गया। उसने सृष्टि को पीछे से बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर कहा, क्या हुआ सृष्टि, हवेली वापस नहीं चलना? तभी सृष्टि ने अपनी आंखें खोली। सृष्टि की आंखें लाल हो गई थी। सृष्टि के शरीर में चंडालिका आ चुकी थी। सृष्टि ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था। वही सम्राट के हाथ लगातार सृष्टि की साड़ी पर फिसल रहे थे और उसका चेहरा सृष्टि की गर्दन को रब कर रहा था। लेकिन सृष्टि ऐसे खड़ी थी जैसे उसे सम्राट के करीब आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि सम्राट का करीब आना चंडालिका को गुस्सा दिला रहा था। सम्राट ने धीरे धीरे अपने हाथ सृष्टि के हाथों पर रखे तो उसने महसूस किया सृष्टि ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की हुई है। सम्राट ने सृष्टि के हाथों की मुट्ठी खोल दी और उसके हाथों को अपने होठों के करीब ले आया और फिर उसकी हथेली को चूम लिया। क्या करेगी अब चंडालिका? क्या चंडालिका का रूप सम्राट के सामने आ जाएगा? अवंतिका और अभिमन्यु चंडालिका को उसके युग में कैसे भेजेंगे? एपिसोड 65 सृष्टि सम्राट के बीच चंडालिका। सम्राट ने धीरे धीरे अपने हाथ सृष्टि के हाथों पर रखे तो उसने महसूस किया सृष्टि ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की हुई है। सम्राट ने सृष्टि के हाथों की मुट्ठी खोल दी और उसके हाथों को अपने होठों के करीब ले आया और फिर उसकी हथेली को चूम लिया। अब आगे सम्राट की ऐसी हरकत करने से सृष्टि के शरीर में स्थित चंडालिका को गुस्सा आने लगा। सम्राट ने सृष्टि की हथेली को पकड़कर अपने गालों पर लगा लिया। सम्राट को सृष्टि का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। सम्राट ने कहा, क्या हुआ सृष्टि? बहुत गर्म लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। लेकिन चंडालिका तो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सम्राट ने सृष्टि के कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, लेकिन वह पूरी तरह से सृष्टि को अपनी तरफ घुमा पाता उससे पहले ही पीछे से अवंतिका ने आवाज देकर कहा, राणा साहब, सृष्टि आप दोनों यहाँ। दादी कब से आपको ढूंढ रही है। सम्राट ने सृष्टि के कंधों को छोड़ दिया और पलटकर अवंतिका को देखने लगा। अवंतिका गुस्से में सम्राट के पीछे खड़ी हुई चंडालिका को देख रही थी। सम्राट इस बात से अनजान था कि सृष्टि के शरीर पर चंडालिका की आत्मा ने कब्जा कर लिया है
सम्राट तो अवंतिका को देखकर बोला, अंडस्को हाँ बस आ ही रहे थे। तभी अवंतिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वह भागती हुई सम्राट के पास आए और सम्राट की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सम्राट और अवंतिका दोनों फर्श पर गिर पड़े और तभी छत पर लगा पंखा धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। सम्राट ने आवाज के डर से अपने कानों पर हाथ रख लिया, जबकि अवंतिका गुस्से में चांदलिका को देख रही थी। अवंतिका जल्दी से खड़ी हुई और उसने सम्राट को भी हाथ बढ़ाकर उठने में मदद की। सम्राट ने अपने कपड़े झाड़े और फिर घबराहट के मारे सृष्टि को देखकर बोला, अंडस्को सृष्टि तुम ठीक हो? और तभी चंडालिका सृष्टि के शरीर से चली गई। चंडालिका ने सृष्टि का शरीर छोड़ दिया तो सृष्टि अचानक से ही कमजोर हो गई। वो गिरने ही वाली थी कि सम्राट ने जल्दी से भागकर सृष्टि को पकड़ लिया। सृष्टि ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। सम्राट ने सृष्टि को गोद में उठा लिया और तेज कदमों से उस कमरे से निकल गया। अवंतिका भी सम्राट के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन अवंतिका के चेहरे पर डर, घबराहट और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। सम्राट ने सृष्टि को बाहर लाकर एक सोफे पर लेटा दिया। सम्राट ने सृष्टि के गालों को थपथपाया, लेकिन सृष्टि होश में नहीं आई। तब तक अभिमन्यु भी पानी लेकर सृष्टि के पास आ गया। सम्राट ने 2-4 बूंदे सृष्टि के चेहरे पर छिड़की तो सृष्टि को धीरे धीरे होश आ गया। सृष्टि के सिर में इस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा था। सृष्टि अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सृष्टि सम्राट को देखकर दादाजी ने पूछा, अंडस्को क्या हुआ सृष्टि को? सम्राट अंडस्को ने कहा, कुछ नहीं दादाजी, ये स्टोर रूम में थी और स्टोर रूम का पंखा गिर गया। लेकिन किस्मत से ना मुझे चोट आए और ना ही सृष्टि को, लेकिन शायद सृष्टि डर के मारे बेहोश हो गई। अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ देखा तो अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु को ही देख रही थी। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, अंडस्को ये हमेशा गुस्से में ही क्यों रहती है? सम्राट ने दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को दादाजी अब हमें घर चलना चाहिए। सृष्टि की तबीयत ठीक नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। दादाजी ने हमें गर्दन हिला दी और सब हवेली के लिए रवाना हो गए। अवंतिका गुस्से में बैक सीट पर बैठी थी। युवराज और अभिमन्यु आगे बैठे थे। युवराज ड्राइविंग कर रहा था और अभिमन्यु खामोशी से बैठा था। वह अवंतिका के गुस्से को ठंडा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अवंतिका का गुस्सा तो चंडालिका के आने के बाद से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। अभिमन्यु ने जैसे तैसे खुद को तैयार किया और पलटकर पीछे देखा। अवंतिका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, अंडस्को चंडालिका सृष्टि के शरीर में दोबारा आई थी। ये सुनकर युवराज ने झटके से ब्रेक मार दी और अभिमन्यु की आंखें हैरानी से फैल गई। अवंतिका ने दोनों को देखा और फिर से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को सृष्टि अपने आप बेहोश नहीं हुई, बल्कि चंडालिका उसके शरीर में आई थी और जब वह गई तो सृष्टि का शरीर कमजोर पड़ गया, जिस वजह से वह बेहोश हो गई। और यह सब कुछ हुआ राणा साहब की वजह से, जिन्हें चाहे कितना भी मना कर लो, लेकिन वह अपनी ही मनमानी करते हैं। कहते हुए अवंतिका अभिमन्यु को गुस्से में घूर रही थी। अभिमन्यु को अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से सृष्टि मुसीबत में थी। अभिमन्यु ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडस्को अवंतिका जो हो गया उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जो तुम कहोगी वह करूंगा। कुछ भी करो, लेकिन इस मुसीबत से मेरी भाभी को बचा लो। मैं नहीं चाहता सृष्टि और सम्राट के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इस चंडालिका को वापस भेजो। अवंतिका बोली, अंडस्को मेरे हाथ में भेजना नहीं है, अगर होता तो कब का भेज देती। राणा साहब आपको क्या लगता है कि मैं उसे कहूंगी चंडालिका चली जाओ और वह चली जाएगी? वह नहीं जाएगी। वो जिस मकसद से यहाँ आए है उसे पूरा करने के लिए की जी जान लगा देगी। और अगर उसका मकसद पूरा हो गया तो समझ जाए सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ना आप, ना मैं, ना राणा साहब और ना सृष्टि। युवराज ने भी पीछे पलट कर कहा, अंडस्को लेकिन अवंतिका कोई तो तरीका होगा ताकि हम उसे सृष्टि के शरीर में प्रवेश करने से रोक सके। अवंतिका ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को युवराज जी तरीका तो कोई नहीं है, हम उसे सृष्टि के शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, लेकिन वह सृष्टि के शरीर में तभी प्रवेश करेगी जब सृष्टि अकेली होगी। हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं सकते। अगर आप दोनों मेरा साथ देंगे तो हम कुछ हद तक चंडालिका को सृष्टि के शरीर में आने से रोक सकते हैं। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को हाँ बताओ, हम दोनों तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या करना होगा हमें? सबसे पहले तो आपको वह दोनों तलवार सम्राट और सृष्टि के कमरे में रखनी होगी। वो तलवारें अगर सृष्टि और राणा साहब के कमरे में होगी तो चंडालिका उस कमरे में नहीं आएगी। दूसरी बात, सृष्टि को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, चाहे किचन हो, कमरा हो, बगीचा हो, घर की छत हो, कहीं भी सृष्टि अकेले नहीं होगी। आप दोनों को साए की तरह सृष्टि के आसपास ही रहना होगा, क्योंकि अगर आप दोनों सृष्टि के आसपास रहे तो चंडालिका उसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने चंद पलों के लिए भी सृष्टि को अकेला छोड़ दिया तो वह दोबारा सृष्टि के शरीर पर हावी हो जाएगी। अवंतिका ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, अगर ऐसे ही चंडालिका का सृष्टि के शरीर में आना जाना रहा तो सृष्टि बहुत कमजोर हो जाएगी, फिर वह चंडालिका की आत्मा को खुद में झेल नहीं पाएगी, और जब हम चंडालिका को वापस भेजना की योजना बनाएंगे तब सृष्टि उसकी आत्मा को अपने शरीर में झेल नहीं पाएगी और हो सकता है उस वक्त सृष्टि की मौत भी हो जाए। जैसे जैसे अवंतिका बोल रही थी वैसे वैसे अभिमन्यु युवराज सलाइवा घटक रहे थे। दोनों को ही बहुत डर लग रहा था। इतना तो शायद वह देवराज से भी नहीं डरे जितना उन्हें चंडालिका से डर लग रहा था। लेकिन अभिमन्यु को अपना डर कंट्रोल करना आता था। वह डर तो रहा था लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता और फिर उसने अवंतिका को जवाब देते हुए कहा, अवंतिका, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं साई की तरह सृष्टि भाभी के आसपास रहूं। तभी युवराज ने ही दूसरा सवाल किया, लेकिन कब तक हम सृष्टि भाभी के आसपास रहेंगे? जब तक मैं चंडालिका को वापस भेजने की योजना न बना लूं तब तक तो आपको साय की तरह उनके साथ रहना होगा, अवंतिका ने कहा। युवराज ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, वो टीवी में दिखाते हैं ना कि ताबीज बन जाता है और उसे पहना दो तो आत्मा आसपास नहीं भटकती, क्या हम सृष्टि भाभी के लिए कोई ताबीज नहीं बनवा सकते हैं? अवंतिका ने कहा, जिस ताबीज को आप दोनों अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं वह ताबीज किसी काम का नहीं है। वो ताबीज काली शक्तियों से नहीं टकरा सकता। ऐसे ना जाने कितनी ही ताबीज काली शक्तियों एक ही नज़र में जलाकर राख कर देती है, लेकिन आप दोनों उस ताबीज को उठाकर जरूर रखिए, क्या पता कभी आप दोनों के काम ही आ जाए। अवंतिका के लहजे में ताना साफ नजर आ रहा था। युवराज अवंतिका की बात सुनकर चुप हो गया। अवंतिका कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, चंडालिका को कोई मंत्र बांध नहीं सकता, उसका तोड़ कुछ और ही है जो मुझे ढूंढना होगा, वक्त रहते ढूंढना होगा, वरना हवेली को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कुछ देर तक कार में खामोशी रही। अभिमन्यु ने युवराज के कंधे पर हाथ मारकर इशारों में कहा, कार स्टार्ट कर। युवराज ने कार स्टार्ट कर दी और कार फिर से हवा से बात करने लगी। अभिमन्यु ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहा, अवंतिका, एक सवाल का जवाब दोगी? नहीं राणा साहब, अब मुझे आपकी किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप मुझसे कुछ पूछिए ही मत, अवंतिका ने नाराजगी भरी आवाज में कहा। गाड़ी में फिर से खामोशी पसर गई। थोड़ी देर बाद युवराज ने गाड़ी हवेली के बाहर रोक दी। युवराज गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। अवंतिका भी उतरने वाली थी लेकिन अभिमन्यु ने अवंतिका को रोकते हुए कहा, अवंतिका, मेरा सवाल सुन तो लो। अवंतिका ने कहा, आपके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, किसी भी सवाल का नहीं है। आप मुझसे यही पूछना चाहते हो ना कि मैं आप सबकी इतनी मदद क्यों कर रही हूँ? तो इसका सिर्फ एक जवाब है, मेरे खुद के कुछ स्वार्थ आप सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और मैं अपने स्वार्थ के चलते आप सबकी जिंदगी बचा रही हूँ। इतना कहकर अवंतिका गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। अभिमन्यु भी जल्दी से उतरकर अवंतिका के पीछे गया और उसने अवंतिका की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम मुझे स्वार्थी नहीं लगती, मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम स्वार्थी हो। मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं कि तुम अपने स्वार्थ के चलते हम सबकी इतनी मदद कर रही हो। अवंतिका ने अभिमन्यु के हाथ से अपनी बाजू को छुड़ाते हुए कहा, राणा साहब, मैं स्वार्थी ही हूँ, आपसे मेरी हकीकत छुपी हुई नहीं है। आपने देखा था कैसे मैंने राणा साहब के शरीर में प्रवेश करके बंजारन को हराया था। ये तो बस मेरे जीवन की एक झलक थी जो आपने देखी। मेरे बारे में जब पूरी हकीकत का सामना होगा तो आप मुझसे नफरत करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मेरे ही पाप है जो आप सबको भुगतने पड़ रहे हैं। मेरे एक गलत निर्णय ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, इसीलिए कहती हूँ मुझे कुछ मत पूछिए। अवंतिका अंदर जाने लगी तो अभिमन्यु ने फिर से कहा, और मेरा क्या होगा? मैं क्या जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? अभिमन्यु की आवाज सुनकर अवंतिका रुक गई, लेकिन उसने बिना पलटे कहा, मुझे मेरे भाग्य पर विश्वास नहीं, क्योंकि मेरे भाग्य ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा ही मेरे भाग्य ने मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन आप अपने भाग्य पर विश्वास कीजिए, शायद आपके विश्वास के चलते ही हम इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और आपको जिंदगी भर इंतजार ना करना पड़े। इतना कहकर अवंतिका हवेली के अंदर चली गई। अवंतिका के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। जब जब अभिमन्यु उससे अपने और उसके रिश्ते की बात करता था अवंतिका मुरझा जाती थी, क्योंकि वह जानती थी उसके और अभिमन्यु के रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। क्या होगा अभिमन्यु और अवंतिका के रिश्ते का? क्या कभी अभिमन्यु और अवंतिका का रिश्ता सुलझ पाएगा? क्या अवंतिका चंडालिका को वापस भेजने में कामयाब होगी? क्या अभिमन्यु और युवराज चंडालिका को सृष्टि के शरीर में प्रवेश करने से रोक पाएंगे?